नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। ये है बिहार मद्य निषेध पुलिस के लिए मास्टर वीडियो। जी हां, आपको बता दें, बिहार मद्य निषेध पुलिस के परीक्षा में बिहार से संबंधित करीब 15 से 20 प्रश्न पूछा जाएगा और वो सभी प्रश्न को हम इस वीडियो में कवर कराएंगे जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देख करके जाएं, क्योंकि बिहार से संबंधित जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा इसी वीडियो से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, पहला चैप्टर है बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास में पहला प्रश्न है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक है चंदेश्वर, ऑप्शन नंबर ए। एक्स्ट्रा जानकारी आपको ध्यान रखना है कि मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज के ब्राह्मण नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी 60 गुणीय सिद्धांत और साम दान भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ये देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक जो है चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य का क्या नाम है दूसरा? चाणक्य विष्णुगुप्त, इन्होंने लिखा है। और ये अर्थशास्त्र पुस्तक जो है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये होगा आपका मौली कवि। मौली कवि के लेखक जो है, मौली कवि जो लेखक है, ये आपका उद्वंत की रचना की है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? ये बराबर से, पाटलिपुत्र से और राजगीर से, यानी कि उपयुक्त सभी जगह से, ऑप्शन नंबर डी। बिहार पर गहरवालों के अधिपत्य का प्रमाण कहां से मिलता है? यह आपका मनेर ताम्रपत्र से मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, यह आपका तुगलक वंश का अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो ये होगा आपका तिरहुत। ओके, तिरहुत वैसे प्रमंडल भी है। बिहार आने वाला महत्वपूर्ण चीन यात्री का नाम क्या है? तो ये आपका फाहियान, युआनच्वांग, इत्संग, ये सभी हो जाएगा उपयुक्त डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला तकिया, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो देखिए, इनमें मैनेरिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी, ये सभी जो है बिहार आए थे, लेकिन ये फ्रांस या बर्निया नहीं आए थे, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। बहारी स्थाने गैबी किसकी रचना है? यह है मिर्जानाथन का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत इनमें से कौन कौन है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। 1 2 3 4 5, यानी कि उपयुक्त सभी। भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ से बिहार के इतिहास की जानकारी मिलते हैं। उपयुक्त यहाँ पे सही जवाब होगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत कहाँ पे है? तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। लौरिया अरेरेज से, उसके बाद आपका लौरिया नंदनगढ़ से, उसके बाद सहसा राम से हो जाएगा, उसके बाद रामपुरवा से, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त हुआ है कहां से? तो यह हुआ है आपका सहसाराम से, ऑप्शन नंबर ए। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा इनमें से कौन है? तो बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा जो है प्राकृत है, ऑप्शन नंबर बी। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि इनमें से कौन है? तो ब्राह्मणी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? तो देखिए, मिर्तुल अहवाल जो है मुल्ला बहबहानी द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण इनमें से क्या है? तो यह होगा आपका कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर जो है मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष
कहां से मिले हैं? तो ये होगा आपका चिरांद जो कि छपरा में है, और चेचर ये वैशाली और सोनपुर से, साथ ही मनेर से, यानी कि उपयुक्त सभी से आपका बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के गया जिले के अपसड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो यह होगा आपका परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवब नार्क का लेख तथा शाहपुर जो कि पटना में है, शाहपुर एवं मंदार जो कि बांका में है, यहाँ से प्राप्त लेखों में जानकारी इनमें से किसके बारे में मिलती है? तो यह होगा आपका परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। एक्स्ट्रा जानकारी देखिए, देव बरनाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पाल शासकों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो यह होगा आपका देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर, ताम्रपत्रा अभिलेख से, और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, यानी कि उपयुक्त सभी जगह से पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत इनमें से कौन है? तो अर्थव्यद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो यह होगा आपका अंगुत्तर निकाय से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से इनमें से क्या प्राप्त हुआ है? तो यह आपका नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है? तो यह होगा आपका मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में जो है बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो ये आपका कनिघम थे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, नालंदा में स्थित बड़ा गांव जो कि नालंदा महाविहार के नाम से जाना जाता है, इसका पता किसने लगाया था? तो ये होगा आपका कनिघम, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे एक्स्ट्रा जानकारी ये आपको ध्यान रखना है कि वहां से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है, और बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पुरातत्ववेत्ता कनिघम ने बिहार में खोजा की मतलब क्या खोजा पुरातत्ववेत्ता कनिघम? तो ये होगा आपका केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है, और लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, और बसाड के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? यह है बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि इनमें से कौन है? तो यह होगा आपका इनमें से कोई नहीं, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख जो है शेरशाह से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो यह है आपका अकबर। क्वेश्चन नंबर 35, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो ये होगा आपका दीघ निकाय, ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? तो ये आपका गुलाम हुसैन तबतबाई ने की है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें, यानी कि आपको मिलान यहाँ पे करना है। आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोक करके कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। मिला लीजिए, अब इसको ए को मिलाइए, रियाज उस सलातीन, इसके रचनाकार है गुलाम हुसैन सलीम। उसके बाद है तारीखे शेरशाही, इसके रचनाकार है अब्बास सरवानी। उसके बाद है आपका वाकियाते मुस्ताकी, इसके लेखक जो है आपका रिजकुल्ला है, ठीक। उसके बाद आपका अफसानाए सहा है, इसके लेखक जो है शेख कबीर है। उसके बाद आपका बसाती नुल उन्स है, इसके लेखक जो है इक्तसान
देहलवी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए, मुल्ला बहबहानी कहाँ के यात्री थे? तो ये थे आपका ईरान के। और मुल्ला बहबहानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए इनमें से स्रोत कौन है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन होगा, फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गेजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, और फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कोरोस्पोंडेंस सीरीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है राजनीतिक नीतियों के बारे में जानकारी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41, अपसट जो कि गया में है, यहां से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, किसके अंकित है यहाँ पे? तो ये होगा आपका रामायण के। अब देखिए अगला आ गया है प्राचीन बिहार, पूर्व ऐतिहासिक बिहार के बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उसको आप देख लीजिए। देखिए पहला है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कहां से होता है अनुमानित? तो ये होगा आपका 40,000 ईसा पूर्व से, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त इनमें से क्या हुए हैं? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं 3, यानी कि कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मर्द भांड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुई है? तो ये देखिए आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य जो है मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो ये है आपका पूर्व प्रस्तर युग के, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ये मुंगेर से मिले हैं। क्या मिले हैं मुंगेर से? मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य। बिहार में चिरांद जो कि सारण में है एवं चेचर जो कि वैशाली में है, यहां से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नव प्रस्तर युग प्राप्त हुए हैं यहां से, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये होगा आपका चिरांद जो कि सारण में है, चेचर जो कि वैशाली में है, और सोनपुर एवं मनेर, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ऐतिहासिक काल का आरंभ बिहार में, तो देखिए बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः किस काल में? तो देखिए बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन जो हुआ था लगभग 800 ईसा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में कौन सहायक था? लोहे का उपयोग सहायक था, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही जवाब होगा। अगला देखिए, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? तो देखिए श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य जो थे मगध तथा विदेह एवं अंग एवं लिच्छवी थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा, उपयुक्त ए एवं बी दोनों। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो यह होगा आपका शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो यह होगा आपका मगध, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कहां पर था? तो यह होगा आपका विदेह। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे और यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला देखिए, अर्थवेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो ये होगा आपका मगध राज्य के लिए, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अर्थवेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन भी मिलता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो देखिए बिहार का उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य इनमें से विदेह था, ऑप्शन नंबर डी।
बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा जो है सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए बिहार में महाजनपद से कितने क्वेश्चंस बनते हैं? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? तो ये होगा आपका 3। तो देखिए 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। डायरेक्ट पूछेगा कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो ध्यान रखिएगा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। अगला देखिए इनमें से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो ये होगा आपका वत्स। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो ये होगा भागलपुर एवं मुंगेर जिला में। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी थी आपका चंपा, ऑप्शन नंबर डी। और ये बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। अगला देखिए बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ये होगा आपका मगध में। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिब्रज, जो कि आज का राजगीर है। अगला देखिए मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी अलग करती थी? तो मगध और अंग महाजनपद को चंपा नदी अलग करती थी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो यह था आपका वज्जी। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो यह होगा आपका चेदी। चेदी राज्य जो है वज्जी संघ में नहीं था। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी जो है वैशाली थी और लिच्छवी की राजधानी भी वैशाली थी। अगला देखिए बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो देखिए बिहार के इन भागों में स्थित महाजनपद में गणतंत्र था आपका वज्जी, ऑप्शन नंबर बी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह था आपका वैशाली में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली राजधानी जो थी गिरिब्रज, ऑप्शन नंबर सी राजगीर। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में इनमें से कौन एक था? तो यह था आपका अंग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह होगा आपका लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में स्थापित की गई थी। अब देखिए बिहार में जैन धर्म से कितने प्रश्न बनते हैं? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपका कुंडग्राम में, ऑप्शन नंबर सी। और महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो यह है आपका वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी। और महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला देखिए महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था? तो यह था आपका वज्जी संघ से, ऑप्शन नंबर सी। और सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रियों के प्रमुख थे। अगला देखिए महावीर स्वामी की माता त्रिशला, जिसे विदेह दत्ता के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ की राजकुमारी थी? यानी कि महावीर स्वामी की माता जिनका नाम था त्रिशला, ये कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये आपका लिच्छवी की राजकुमारी थी। और त्रिशला जो है लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में दिया था, ऑप्शन नंबर ए। और पावापुरी जो है बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये आपका पावापुरी में ही हुई थी महावीर की मृत्यु। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था प्रथम जैन संगीति का आयोजन। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो है पहला जैन संगीति का आयोजन हुआ था। अगला देखिए प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह आपका स्थूलभद्र होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए, मतलब प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो पाटलिपुत्र में हुआ था, इनमें से कौन सा कार्य वहां पर हुआ था? तो यह होगा आपका जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। डायरेक्ट पूछेगा कि जैन धर्म जो है 2 भागों में बटा, श्वेतांबर एवं दिगंबर में। यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये कौन सा जैन संगीति का आयोजन में ऐसा हुआ था? प्रथम में कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली इनमें से कौन थी? तो ये होगा आपका चंपा, ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर भागलपुर वाला इलाका। अगला देखिए, अब बौद्ध धर्म से आपसे कितना क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिहार के लिए? तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो कि गौतम बुद्ध है, इन्होंने घर त्यागा था। इसके बाद वे सबसे पहले कहाँ गए थे? तो ये वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम गए थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? तो ये होगा आपका उरुवेला में मिला था, जो कि बोध गया में है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ पे? बोध गया में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है निरंजना नदी के किनारे हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। गौतम बुद्ध को कौन सा वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे इनमें से? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य किया जो गया था वो कौन है? तो ये होगा आपका बौद्ध धर्म 2 भागों अस्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व और दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ हुआ था दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन? ये हुआ था आपका वैशाली में। अगला देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। डायरेक्ट पूछेगा कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्र में। इसमें किए गए कार्य कौन थे? तो ये होगा आपका कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, यानी कि उपयुक्त, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग कब हुआ? 251 ईसा पूर्व में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? इनमें से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध कहाँ रहा है? तो ये होगा आपका बोध गया, राजगीर और वैशाली, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित कौन थी? तो यहाँ पे होगा बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ कहाँ बनाया गया है बोध गया में महाबोधि मंदिर? तो ये होगा आपका गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ स्थान पर जो है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिए, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये होगा आपका नालंदा में हुआ था। सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा में। अब देखिए, मगध साम्राज्य का उत्थान बिहार में कैसे हुआ? प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय जो है मगध को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, जो कि राजगीर है और राजगीर के नाम से विख्यात है। और राजगीर जो है पहाड़ियों से घिरा है। अगला देखिए, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सबसे पहला राजवंश कौन था? तो ये था आपका बृहद्रथ वंश, ऑप्शन नंबर ए। और बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ तथा जरासंध था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब। और बिंबिसार का शासनकाल जो है 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? ये हर्यक वंश से जुड़े थे। कौन? बिंबिसार एवं अजातशत्रु। और बिंबिसार को श्रेनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ कहाँ में, किस काल में? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ जो हुआ बिंबिसार के शासनकाल में हुआ, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? बिंबिसार की पत्नी का क्या नाम था?
तो यहाँ पे उनके पास पत्नी नहीं पत्नियां थी, जैसे कौशल देवी, चेलना, खेमा, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की और कौशल देवी कौशल की, खेमा पंजाब की तथा चेलना वज्जी संघ की राजकुमारी थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था, अंग जीता था, ऑप्शन नंबर ए। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था, अजातशत्रु था, ऑप्शन नंबर ए। और अजातशत्रु जो है 493 से 461 ईसा पूर्व रहा और इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की, तो यह है आपका अजातशत्रु जो है राजगीर में दुर्ग और इस स्तूप की स्थापना जो है मगध के शासक थे, कौन थे, अजातशत्रु, इन्होंने ही की। कहां पे, राजगीर में, ऑप्शन नंबर बी। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था, अजातशत्रु था, ऑप्शन नंबर बी। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी, यह आपका वैशाली की थी, ऑप्शन नंबर सी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था, तो यह होगा आपका अजातशत्रु जो है लिच्छवी के युद्ध में जो है लिच्छवी राज्य के साथ युद्ध में जो है पहली बार रथ, मुसल और महाशिला कंटम नामक हथियारों का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जो है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, यह है आपका उदयन, ऑप्शन नंबर बी। अजातशत्रु के बाद जो है उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था, उसे उदयभद्र भी कहा गया है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया, तो देखिए पाटलिपुत्र को सबसे पहले उदयन ने अपनी राजधानी बनाया, ऑप्शन नंबर ए। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक था, ऑप्शन नंबर बी। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई, यानी कि हर्यक वंश के बाद जो है मगध पर कौन सा वंश आया, तो यह होगा आपका शिशुनाग वंश, ऑप्शन नंबर ए। और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। अगला देखिए, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवराज, जो कि राजगीर के नाम से जाना जाता है, इसके अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया, यानी कि सबसे पहले मगध के कौन सा शासक राजगीर के साथ साथ वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था, तो यह होगा आपका शिशुनाग, ऑप्शन नंबर डी। किस शासक ने पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही, तो यह होगा आपका कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी। और कालाशोक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था, कालाशोक के समय में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीति या समिति का आयोजन जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, साबकमिर ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। नंद वंश का संस्थापक कौन था, यह होगा आपका महापद्म नंद, ऑप्शन नंबर ए। और झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदनी को बताया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार क्षत्रियों का सर्वत्रांतक एकछत्र और एकराट कहा गया है, तो मगध के कौन सा शासक को यह सब कहा गया है, महापद्म नंद को कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी। और यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद था, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था, तो यह होगा आपका अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी। और इसका आयोजन लगभग जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था, किसका, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। और इस राजा कौन थे, अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, यह आपका गिरिवराज, जो कि राजगीर के नाम से जाना जाता है, यहीं पे हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था, तो महाकश्यप ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था, तो देखिए मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय जो है महापद्म नंद ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन थे, तो ये होगा आपका धनानंद जो है मगध का राजा था और ये राजा सिकंदर महान का समकालीन थे, ऑप्शन नंबर बी। और सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था, धनानंद।
इनमें से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र को। अगला देखिए, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन नदी संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? देखिए प्रश्न एक बार फिर से पढ़ देता हूं। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन नदी के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो यह होगा आपका वैशाली के वृज्जियों के आक्रमण से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त की सहायता से मगध की सत्ता प्राप्त की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 320 ईसा पूर्व में हुई। ऑप्शन नंबर बी। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है यूनानी दूत मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्र आया था। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? 315 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? यह आपका सेल्यूकस था। मतलब डायरेक्ट आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो आया था उसको कौन भेजा था? सेल्यूकस भेजा था। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो यह होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय जो है मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? डायरेक्ट पूछता है कि भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और किससे मुक्ति दिलाने के कारण इसे भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है उसका क्या नाम है? इंडिका। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, नंदवंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो नंदवंश के बाद जो है मगध पर मौर्य वंश की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसके पुस्तक का नाम है इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो यह आपका कौटिल्य, और कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो यह होगा आपका मेगास्थनीज के वृत्तांत में जो है पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है मौर्य साम्राज्य का शासक बिंदुसार बना। ऑप्शन नंबर डी। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो यह होगा आपका बिंदुसार। ऑप्शन नंबर बी। और पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है किस अभिलेख में? तो यह होगा आपका शिलालेख 13 में। ऑप्शन नंबर सी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है अशोक के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। और तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मेघलीपुत्र तीस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में हुआ था। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो ये आपका अशोक जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर सी। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? तो यह होगा आपका कलिंग, यानी कि कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक पूरे तरीके से बदल गया और वो युद्ध को हमेशा के लिए छोड़ दिए। अशोक का धर्म कौन था? यहाँ पे नैतिक आचार संहिता था। ऑप्शन नंबर ए। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? यह आपका पाटलिपुत्र में था। ऑप्शन नंबर बी। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? अशोक ने अपने धम्म यात्रा के बाद जो है बोध गया की यात्रा की। ऑप्शन नंबर सी।
अशोक ने अपने धाम यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो ये 10वें वर्ष में की थी, ऑप्शन नंबर बी। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो अशोक के स्तंभ लेख जो है बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुई है। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख इनमें से कौन नहीं है? रुक्मिणदेही नहीं है, बाकी के लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये सभी जो है बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। इसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत जो कि पूर्वी प्रदेश थी, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना था? लकड़ी का बना था। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कहाँ पे स्थित था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद जो है कुम्हरार, ये पटना में स्थित है, यहीं पे था। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष भी मिला है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सुसा और ना एक बेतना कर सकते हैं? तो यह विद्वान का नाम है येरियन, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है, वर्ण देवों द्वारा निर्मित है? तो यह होगा आपका फाहियान, ऑप्शन नंबर बी। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो देखिए, ये आपका अशोक जो है गया के नजदीक बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। उनका क्या नाम है? अशोक। और ये 4 गुफा थे, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चेपार तथा कर्ण। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण इनमें से किसने करवाया था? दशरथ ने करवाया था। तो देखिए, दशरथ अशोक का पुत्र था, इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी शामिल थी। अगला देखिए, मौर्यकालीन चमरग्राहनी यक्षी प्राप्ति इनमें से कहाँ में हुई है? तो यह होगा आपका दीदारगंज, पटना में हुई है, और इसे स्त्री रत्न नाम दिया गया है। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लोहानीपुर पटना में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन इनमें से किसने किया है? तो यह होगा आपका मेगास्थनीज ने किया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया है, ऑप्शन नंबर ए। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, जिसे टालमी द्वितीय कहा जाता है, इन्होंने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो उस राजदूत का नाम था बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी। क्या नाम था? ये आपका डियानीसियस, ये राजदूत का नाम था। किसके शासनकाल में ये आया था? बिंदुसार के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस, जिसे अब पाटलिपुत्रक उपनाम दिया गया है, ये धारण किया था? ये आपका जो है स्ट्रेबो होगा। ये स्ट्रेबो के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस, जो कि अब पाटलिपुत्रक है, इनका उपनाम धारण किया था। ये विद्वान का क्या नाम है जिन्होंने ये बातें बताई है? स्ट्रेबो। अगला देखिए, यूनानी दूत डिमालिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? तो यह होगा आपका बिंदुसार के समय में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है, उस स्तंभ का क्या नाम है? भाब्रू स्तंभ नाम है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो यह होगा आपका आजीविकों ने। अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो ये मेगास्थनीज का कहना है कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो कि 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसने कहा है? मेगास्थनीज। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह होगा आपका
यह केंद्रीयकृत था। मौर्य प्रशासन के बारे में इनमें से आपको यह ध्यान रखना है कि यह केंद्रीयकृत था, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी। अगला देखिए, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अशोक के संबंध में, अशोक ने धर्म विजय की नीति अपनाई, बिल्कुल सही। अशोक ने विदेशों से संबंध स्थापित किए, बिल्कुल सही। अशोक ने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए, बिल्कुल सही, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। देव नाम पिया के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो ये होगा अशोक, ऑप्शन नंबर बी। धम्म महामात के कार्य इनमें से क्या थे? तो ये होगा आपका धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जल कल्याण के उपाय, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। मौर्यकालीन प्रशासन में राजू के इनमें से क्या कार्य थे? तो मौर्यकालीन प्रशासन में राजू के कार्य थे न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन और राजस्व का विभाग, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? तो मौर्यकालीन के विद्वानों में ये सभी का नाम आता है, 3 व्यक्ति का नाम आता है, ठीक ना। कौन कौन है? कौटिल्य, पाणिनि और उपावर्षी, यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। मौर्यकालीन, देखिए अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण इनमें से कौन है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सही जवाब होगा पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफाएं जो है, ये सभी मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है, यानी कि 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अशोक की धम्म नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? अशोक की धम्म नीति की जानकारी जो है द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें शिलालेख से और द्वादश शिलालेख से, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो अशोक के 9वें शिलालेख में धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है। अगला देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? मौर्य साम्राज्य के पतन में इनमें से आर्थिक संकट, यानी कि मौर्य साम्राज्य में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आया था, बाकी बाद विदेशी आक्रमण हुआ था, अयोग्य शासक हुआ था और प्रांतीय विद्रोह भी हुआ था। अगला देखिए, मौर्योत्तर बिहार से संबंधित क्वेश्चंस। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो मौर्य साम्राज्य के बाद जो है मगध पर शुंग वंश आया, ऑप्शन नंबर बी। और शुंग वंश का शासनकाल जो है 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र था, ऑप्शन नंबर ए। और पुष्यमित्र का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहा था। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का कोशिश किया? तो ये होगा आपका, उस शुंग शासक का नाम था पुष्यमित्र, ऑप्शन नंबर सी। और पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। अगला देखिए, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो यह होगा आपका शुंग वंश के समय जो है पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। उस समय कौन सा वंश था? शुंग वंश। कहां पे हमला हुआ था? पाटलिपुत्र पर। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? ये 185 ईसा पूर्व में हुआ था। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित इनमें से किसने किया था? मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य जो है यह आपका पुष्यमित्र ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो शुंग वंश के बाद जो है मगध पर कान्व वंश आया, ऑप्शन नंबर सी। और कान्व वंश का शासन जो है 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा। अगला देखिए, कान्व वंश का संस्थापक कौन था? तो ये होगा आपका वसुदेव, ऑप्शन नंबर डी। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या करके उसके सचिव वासुदेव ने मगध में कान्व वंश की नींव डाली। वासुदेव ने किसकी हत्या की थी? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि। डायरेक्ट पूछेगा कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूमि, जिसकी हत्या वासुदेव ने की थी और कान्व वंश की स्थापना की। कान्व वंश की सत्ता समाप्त किसने की? तो ये होगा आपका आंध्र सातवाहनों जो है कान्व वंश की सत्ता को खत्म कर दिया। कान्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो देखिए, कान्व वंश के बाद जो है पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए मित्र वंश ने शासन किया था। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं?
शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने जो है बिहार के बोध गया से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो ये होगा आपका अश्वघोष। तो देखिए, कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हर्जाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है, यानी कि मगध पर इनमें से कौन पहले आया और कौन बाद में? तो देखिए, मगध पर सबसे पहले हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य और उसके बाद संग और अंत में कान्व वंश आया था। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन नंबर डी। कान्व वंश की राजधानी कहाँ थी? कान्व वंश की राजधानी जो है पाटलिपुत्र ही थी, ऑप्शन नंबर बी। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था, कब किया था? तो यह होगा आपका कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर ए। कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो देखिए, कलिंग नरेश खारवेल ने अंग एवं मगध से कीमती उपहार प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर ए। और उपहारों में जिनकी प्रतिमा तथा पद चिन्ह शामिल है। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन किसका रहा? तो कुषाण साम्राज्य के बाद जो है मगध पर लिच्छवियों का शासन रहा, ऑप्शन नंबर बी। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरंडों का नियंत्रण हो गया था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। डायरेक्ट पूछेगा कि पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख कौन सा संहिता में है? गार्गी संहिता में। और इस समय शासन कौन कर रहे थे? पुष्यमित्र शुंग। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? तो यह था आपका कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, बिहार में गुप्तकालीन बिहार से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या है? तो यह होगा आपका 320 ईसा पूर्व। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो यह होगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम जो है राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। अगला देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईसा पूर्व में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, कहां पे? तो यह होगा आपका पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईसा पूर्व में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। और 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त में गुप्त संवत का भी प्रचलन किया, यानी कि चंद्रगुप्त ने जो है गुप्त संवत का प्रचलन कब किया? 320 ईस्वी में। किस शासक ने खुद को लिच्छवी दोहित्र कहा है? यह होगा आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है? बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन नंबर ए। किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो यह होगा आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग इनमें से कौन है? गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त था। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किस काल में हुई? तो यह होगा आपका गुप्त काल में बोध गया के महाबोधि मंदिर का स्थापना हुआ था। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो देखिए, फाहियान जो है पाटलिपुत्र में 3 साल रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था और इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपि लिपियां प्राप्त करना था। डायरेक्ट पूछेगा कि फाहियान जो है किसके शासन के समय जो है भारत का यात्रा किया था? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? पाटलिपुत्र से था, ऑप्शन नंबर डी। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? तो ये आपका शाहाबाद में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी।
बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति जो है सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। सुल्तानगंज जो है भागलपुर जिले में है। अगला देखिए, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है, यह किस काल के है? तो यह होगा आपका गुप्त काल। राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में माना जाता है? तो गुप्त काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। तीर भुक्ति, जिसे आधुनिक दरभंगा का कहा जाता है, इसका राज्यपाल कौन था? यह आपका गोविंद गुप्त था। ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया है? और गोविंद गुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र इनमें से कौन था? तो बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र नालंदा था। ऑप्शन नंबर ए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा फाहियान। ऑप्शन नंबर सी। फाहियान ने वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। फाहियान ने ये बातें पुष्टि की है। गुप्त संवत का आरंभ कब होता है? तो ये 320 ईसा पूर्व में हुआ था। इन शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की जीता था इनको, ठीक ना। अगला देखिए, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार जो है हरिसेन थे। ऑप्शन नंबर बी। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो यह होगा आपका समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो प्रयाग प्रशस्ति में यह आपका समुद्रगुप्त के विजय के अभियानों की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? गुप्त साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण थे हुनों के आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप और कमजोर शासक, यानी कि 1 2 3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो देखिए, मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण जो है नरसिंह गुप्त के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था, इनमें योगदान करने वाला विद्वान कौन थे? तो ये आपका वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त थे। ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 2 एवं 3। ऑप्शन सी। अब देखिए, बिहार के मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक, मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यह होगा आपका कृष्णगुप्त। ऑप्शन नंबर ए। कृष्णगुप्त का शासन काल लगभग जो है 510 से 525 ईस्वी तक रहा। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो यह होगा आपका मगध का कुमार गुप्त तृतीय ने परवर्ती गुप्त शासक मौखरी शासक को पराजित किया था। इसका क्या नाम था? कुमार गुप्त तृतीय जो है मौखरी शासक को हराया था। ऑप्शन नंबर बी। मौखरी शासक ने किसे परास्त करके मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो यह होगा आपका दामोदर गुप्त को हराया था। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? हर्षवर्धन ने मगध के क्षेत्र में माधव गुप्त को अपना प्रतिनिधि बनाया था। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, इसका अंत किसने किया था? तो हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद जो है बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, इसका अंत जो है आदित्य सेन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। और बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था? यह होगा आपका आदित्य सेन। ऑप्शन नंबर ए।
मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? यह होगा आपका जीवित गुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। और कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। कौन सा वंश का? परवर्ती गुप्त वंश का। अगला देखिए, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो उनका नाम है कृष्णगुप्त, ऑप्शन नंबर ए। और यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। अगला देखिए, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको सही मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है हर्षगुप्त। हर्षगुप्त को कौन सा उपाधि मिली? महाराजा धीराज। उसके बाद है आपका कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को राजाओं में सिरमौर का उपाधि मिली। उसके बाद है आपका जीवित गुप्त, इसे जो है वीर योद्धा का उपाधि मिली। और आदित्य सेन को परम भट्टारक महाराज धीराज की उपाधि मिली, यानी कि उपयुक्त डी यहाँ पे सही जवाब होगा। सॉरी भाई, ये पे यहाँ पे गलत हो गया है, इसको सही करता हूं। तो देखिए, सही मिलान करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अब इसको मिला लीजिए, ठीक ना, इसको मिला लीजिए। तो देखिए, हर्षगुप्त को कौन सा उपाधि दी गई थी? हर्षगुप्त को वीर योद्धा का उपाधि दी गई थी। उसके बाद जो है कुमारगुप्त को महाराज धीराज की उपाधि दी गई थी। उसके बाद आपका जीवित गुप्त को जो है राजाओं में सिरमौर की उपाधि दी गई थी। उसके बाद आपका आदित्य सेन को परम भट्टारक महाराज धीराज की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, जीवित गुप्त। मगध के जीवित गुप्त प्रवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो यह था आपका आदित्य सेन, ऑप्शन नंबर ए। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा की थी? तो देखिए, उस समय कौन थे राजा? आदित्य सेन थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम बताइए। तो देखिए, यहाँ पे होगा इसका सबसे पहले तो हो जाएगा आपका कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त और महासेन गुप्त। उसके बाद हो जाएगा आपका देवगुप्त, ठीक ना। उसके बाद माधव गुप्त, उसके बाद आदित्य सेन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अब देखिए, बिहार के गुप्तोत्तर युग और बिहार, इससे संबंधित क्वेश्चन। तो देखिए, चीनी यात्री इत्संग बिहार का भ्रमण कब किया था? तो यह किया था 673 ईस्वी में लगभग, ठीक ना। और इत्सिंग ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक जो है नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में आपका नालंदा विश्वविद्यालय जो है काफी पॉपुलर था। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी कि 5 वर्षों तक पढ़ाई किया था। हेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी? तो देखिए हेनसांग जो है 635 ईस्वी में जो है पाटलिपुत्र की यात्रा की थी। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो यह था आपका शशांक। और शशांक जो है बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्माद्र था। अब देखिए, पाल कालीन संबंधित बिहार में कितने क्वेश्चंस बनते हैं पाल काल से। देखिए, पहला प्रश्न है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र इनमें से किस राज्य में अवस्थित था? तो यह होगा आपका बिहार। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र बिहार में अवस्थित था। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह होगा आपका गोपाल। गोपाल का शासनकाल कब से कब रहा? 750 से 770 ईस्वी तक रहा। अगला देखिए,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है धर्मपाल था, ऑप्शन नंबर ए। और धर्मपाल का शासन काल जो है 770 से 810 तक रहा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो ये आपका पाल वंश के राजा धर्मपाल ने किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। अगला देखिए, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? भागलपुर में है, ऑप्शन नंबर डी। और यह भागलपुर पाथर घाट में स्थित है। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल था, ऑप्शन नंबर ए। मुंगेर जो कि बिहार का एक जिला है, इसको अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? यह था आपका देवपाल, ठीक ना। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो देखिए, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के महायान को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो यह होगा आपका देवपाल के समय में। और इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान किया था? नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए जो है धर्मपाल ने 200 गांवों को दान में दिए थे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है, किस शासक ने ओदंतपुरी जो कि बिहार शरीफ है, यहाँ पे बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो ओदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना जो है गोपाल ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। क्या हो गया है यार। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस काल में कांसे की मूर्तियों की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? तो यह होगा आपका पाल युग में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 13 नंबर, बिहार में पाल युग में कांस से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन इनमें से किसकी थी? धीमन एवं विठपाल की थी, ऑप्शन नंबर बी। पाल कालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल कहाँ के निवासी थे? ये आपका नालंदा के थे। धीमन का पुत्र विठपाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, पाल कालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य कहां से मिलता है? यह नालंदा एवं कुकरीहार गया से मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। पाल कालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल किसके समकालीन थे? धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक प्रज्ञा प्रमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? तो ये सभी जो है पाल युग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। पाल कालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है आपका नालंदा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे कहां से? पाल शासक अपना आदेश जो है पाटलिपुत्र से प्रसारित करते थे, ऑप्शन नंबर ए। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था? तो ये आपका मगध को कहा जाता था। और ये अंग पुटवर्धन भुक्ति थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी जो है मगध को पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहां विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो ये नालंदा में जो है विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था। किसने? राजा बलदेव पुत्र ने, सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने ये जो है आपका विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था नालंदा में। अब देखिए से संबंधित प्रश्न, मिथिला के कर्नाट शासक। तो देखिए, मिथिला या तिरहुट के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? यह होगा रामपाल के शासनकाल में। मिथिला या तिरहुट के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था? नन्यदेव था। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहां थी? सिमरावगढ़ था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था आपका हरि सिंह, ऑप्शन नंबर बी। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ? 1378 ईस्वी तक हुआ था पूरी तरीके से कर्नाट वंश का अंत, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? कर्नाट शासक के समय में हुआ था।
तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था किस वर्ष? यह आया था 1234 ईस्वी में। बख्तियार खलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो यहाँ पर किसका शासन था बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय? नरसिंह देव का था, ऑप्शन नंबर ए। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन है? तो ये होगा आपका धर्मास्वामीन और मुल्ला तकिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी, धर्मास्वामीन और मुल्ला तकिया। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था? तो तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक जो था राम सिंह देव था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो कर्नाट शासकों में महान समाज सुधारक था हरसिंह देव, ऑप्शन नंबर बी। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? तो यह होगा आपका हरिसिंह देव के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अब देखिए बिहार का मध्यकालीन बिहार से संबंधित प्रश्न, बिहार में तुर्कों का आगमन। तो देखिए बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो यह था आपका बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक जो है इब्ने बख्तियार खिलजी था, ऑप्शन नंबर बी। और इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खलजी था। बख्तियार खलजी के बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय इनमें से कौन था? बिहार शरीफ, उदनपुरी जिसको कहते थे। और इन्होंने बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त की थी और बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खलजी ने ही करवाया था, उसी के नाम पे ये शहर का नाम बख्तियारपुर रखा गया है। अगला देखिए बिहार में क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? 1198 में हुई, ऑप्शन नंबर डी। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ में बनाया? बिहार शरीफ में बनाया, ऑप्शन नंबर बी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? यही है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए बख्तियार खलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया। डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ पे दफनाया गया था? नालंदा के बिहार शरीफ में। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन था? तो इस समय कौन था? इंद्रयुम्न पाल, ऑप्शन नंबर बी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो यह था आपका लक्ष्मण सेन, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? बिहार के सूफी संतों का आगमन जो है 12वीं शताब्दी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? ये आपका मोमिन आरिफ थे, ऑप्शन नंबर ए। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो ये आपका मनेर की विजय से ताज फकी का संबंध था, ऑप्शन नंबर बी। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहां पे प्राप्त हुआ है? तो यह होगा आपका तबकाते नासरी में प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए सल्तन काल से संबंधित बिहार का क्वेश्चन। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? यह था आपका इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? यह था आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित करके बिहार पर अधिकार किया था? तो ये होगा आपका हिसामुद्दीन एवज को हरा करके इल्तुतमिश जो है बिहार को कब्जा किया था। कब? 1225 में। अगला देखिए इनमें से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो ये होगा आपका मुबारिज खां जो है सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था। बाकी के बाद तुगान खान और सैफुद्दीन ऐबक एवं हातिम खान ये सभी जो है प्रांतपति थे बिहार के। अगला देखिए किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो ये होगा आपका तुगलक काल में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरिसिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो यह था आपका गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के
दरभंगा जो कि तिरहुत के नाम से जाना जाता है, इसको तुगलकपुर कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जमा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? यह था आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ थी, नालंदा। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है, ये बात आप भी जान लीजिए। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बिहार राज्य का नाम जो है यह आपका तुर्कों ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने इसे बिहारों का प्रदेश कहा। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तुगलक काल में पड़ा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो ये मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बया बिहार का प्रशासक जो है तुगलक काल में था, ऑप्शन नंबर सी। और मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बया का मकबरा कहाँ है? यह आपका बिहार शरीफ में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो देखिए, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट इनमें से फिरोज तुगलक ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख किससे मिलता है? बिहार शरीफ से मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर बिहार के कर्नट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? तो ये होगा आपका गयासुद्दीन तुगलक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। और मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिला दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, 17वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो यह होगा आपका वेनवार वंश का। अगला देखिए, तिरहुत के किस वेनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो यह होगा आपका शिव सिंह, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत इनमें से क्या है? तबकाते नासरी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये दरिया खान नोहानी थे, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? तो ये आपका 13वीं शताब्दी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो ये तबकाते नासरी में जो है वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार का नाम मिलता है। बिहार किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया गया? तो ये होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने तिरहुत यानी कि तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए? तो ये होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलकपुर से सिक्के जारी किए थे, ठीक ना। मुजफ्फरपुर का इलाका एक तरह से हो गया। अगला देखिए, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? तो देखिए यहाँ पे आपको फिरोज शाह तुगलक जो है राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे, ऑप्शन नंबर सी। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन इनमें से कौन रहे थे? तो यहाँ पर होगा मलिक बया और मजदुल मुल्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान करके मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? सिकंदर लोदी था, ऑप्शन नंबर सी। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? बख्तियार खिलजी जो है बिहार में सबसे पहले कहाँ पे अपना स्थिति डाला था? ऑप्शन नंबर ए, मनेर, पटना में। बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशिष्टता इनमें से कौन है? तो ये होगा आपका सलामी दीवारें अथवा लंबुत्रा गुबंद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ए एवं बी, ठीक ना। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो मनेर स्थित बड़ी दरगाह में जो है मुखदुम यहिया का मजार है। अब देखिए चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंश से संबंधित प्रश्न। देखिए प्रश्न है कि पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था? तो देखिए पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में खरवाड़ जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? तो ये होगा आपका भार, ऑप्शन नंबर बी। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में
कौन राज्य संगठित हुआ था? तो ये होगा आपका चेरो राज्य, ऑप्शन नंबर सी। चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था? तो यहां पर आपका होगा तुगलक, सूर और मुगल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। 1, 4, 5 जो है चेरो राज्य का संघर्ष जो है इनमें से तुगलक, सूर और मुगल राजवंशों के साथ हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? तो यह होगा आपका उज्जैनिया राज्य से, ऑप्शन नंबर ए। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया किसने? उज्जैनियों ने, ऑप्शन नंबर सी। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में यह आपका चेर शासकों से सहायता प्राप्त की थी, ऑप्शन नंबर ए। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश इनमें से कौन था? तो चेरो वंश था, ऑप्शन नंबर ए। और पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? तो यह होगा आपका फूलचंद ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी, ऑप्शन नंबर सी। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? उज्जैनियों शासक द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? संतन सिंह था, ऑप्शन नंबर सी। और संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी कहाँ रही थी? भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी जो है ढाबा, बिहटा और बक्सर थी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। भोजपुर के उज्जैनी शासक इनमें से कौन नहीं थे? तो भोजपुर के उज्जैनी शासक इनमें से बाघमल नहीं थे, बाकी के संग्राम देव, राजा राम शाही और राजा नारायण मल जो है भोजपुर के उज्जैनी शासकों में थे, शामिल थे। अगला देखिए 14 नंबर, चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये किससे संबंधित है? ये शाहाबाद के चेर से संबंधित है। अब देखिए बिहार में अफगान राज्य का गठन कैसे हुआ था? बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन इनमें से किसकी थी? नुहाने कबीले के थी, ऑप्शन नंबर डी। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो ये जो है सिकंदर लोदी 1495 और 96 के लिए बिहार का प्रभारी दरिया खान नुहानी को नियुक्त किया था और हुसैन शाही सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया था। अगला देखिए बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद शाह नुहानी था, ऑप्शन नंबर बी। और मोहम्मद खां लोहानी का असली नाम बहार खान था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी और उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एवं एक अन्य अफगानी नुसरत खां के अधीन था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महमूद लोदी को विस्थापित करके बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? तो महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने जलाल खान को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर बी। और यह मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था। अब देखिए शेर शाह सूरी से संबंधित प्रश्न। सुर साम्राज्य जो कि 1540 से 45 तक रहा था। सुर वंश की स्थापना किसने की थी? शेर शाह ने। और शेर शाह का बचपन का नाम या फिर मूल नाम क्या था? फरीद खान था, कई बार पूछा गया है। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? इन्हें जो है शेर शाह को शेर खां की उपाधि मोहम्मद नुहानी ने दी थी, ऑप्शन नंबर ए। और एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार कहाँ के थे? ये सासाराम के जागीरदार थे। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो ये जलाल खान का संरक्षक नियुक्त हुआ था। बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? तो यह होगा आपका सूरजगढ़ा का युद्ध। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? शेर शाह ने हुमायूं को चौसा का युद्ध और बिलग्राम जिसे कन्नौज का युद्ध कहा जाता है, इन दोनों युद्ध में जो है शेर शाह ने हुमायूं को हराया था, ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। शेर शाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो यह होगा आपका तारीख दाऊदी,
ऑप्शन नंबर डी। शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना जो है कन्नौज के युद्ध के बाद हुआ। कन्नौज का युद्ध का दूसरा नाम बिलग्राम युद्ध है। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला इनमें से कहाँ था? सहसराम, ऑप्शन नंबर बी, सासाराम जिसे कहते हैं आज का। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खां करारानी, ठीक। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। सासाराम जो है रोहतास जिला का मुख्यालय है, ठीक ना। शेर शाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह बात आप एक्स्ट्रा जानकारी के लिए रख सकते हैं। शेर शाह का मकबरा जो है अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। अगला देखिए 16 नंबर, शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो यह होगा आपका तारीख दाऊदी, ऑप्शन नंबर सी। और तारीख दाऊदी की रचना जो है किसने की है? अब्दुल्लाह ने की है। शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? तो शेर शाह द्वारा इनमें से जब्त प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गंज एवं सन की डंडी का प्रयोग और रुपया का प्रचलन, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार राज्य में स्थित सासाराम जो कि रोहतास का जिला मुख्यालय है, इसके किला का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किया गया था? तो देखिए देश की भूमि का सर्वेक्षण जो है शेर शाह द्वारा करवाया गया था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। और ग्रांड ट्रंक रोड का नाम जो है सड़क-ए-आजम, और किसानों को पट्टा देने तथा कबूलियत की प्रथा का आरंभ भी शेर शाह ने ही किए थे, लेकिन इबादत खाना का निर्माण इन्होंने नहीं किया था। उपयुक्त ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। मध्यकाल में पटना का नव निर्माण किसने करवाया था? मध्यकाल में पटना का नव निर्माण जो है शेर शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। यार ये क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे थे। मध्यकाल में पटना का नव निर्माण जो है शेर शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सहसराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि सासाराम जो है किस लिए है? शेर शाह सूरी, हसन खां सुर और इस्लाम शाह के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, शेर शाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो यहाँ पे सभी के सभी सही है शेर शाह के मकबरा के संबंध में, ठीक ना। तो देखिए शेर शाह के मकबरा के संबंध में, यह झील के मध्य में स्थिर अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है, यानी कि सभी के सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेर शाह ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वरन किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो ये जो होगा आपका 3 एवं 4, यानी कि शेर शाह और इस्लाम शाह के समकालीन थे। कौन? सूफी संत शेख वरन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा इनमें से किसका है? इस्लाम शाह का है। शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें थी? तो शेर शाह के अधीन बिहार में कुल मिलाकर 7 सरकारें थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब। शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना खर्च हुआ था? 5 लाख हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए मुगल काल से संबंधित प्रश्न। पहला है कि मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित करके बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था? तो ये होगा आपका महमूद लोदी को हराने के बाद जो है मुगल शासक बाबर ने बिहार पर नियंत्रण किया था। और आपको ध्यान रखना है कि घाघरा की युद्ध 6 मई 1919 में बाबर से महमूद लोदी पूरी तरह पराजित होकर भाग गया था। शायद ये डाटा गलत है, 1529 होगा यहाँ पर, ठीक ना। 16 मई 1529, इसको सही कर लीजिएगा। अगला देखिए, अकबर ने अगस्त 1574 में पटना में किसे पराजित किया था? अगस्त 1574 में अकबर ने पटना में दाऊद खां को हराया था। ऑप्शन नंबर ए। अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया था? तो यह अकबर ने पटना युद्ध के बाद जो है बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर भाग गया था? यह होगा आपका मुनीम खां। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी।
1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया? 1580 में बिहार का सूबेदार जो है खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा था? तो ये अकबर के समय में हुआ था। अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था? तो ये होगा आपका जगदीशपुर के राजा, और जगदीशपुर के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिहार को सबसे पहले अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? ये था अकबर। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब मिला था? 1580 में मिला था। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? यानी किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का दर्शन किया था? तो यह होगा आपका बाबर। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो यही होगा हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो यह होगा आपका अकबर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो देखिए, ये आपका शाहजहां जो है विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी। ऑप्शन नंबर सी। मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें थी? कुल मिलाकर 7 सरकारें थी। अब देखिए प्रश्न, अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध था राजा मान सिंह। ऑप्शन नंबर बी। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये राजा मान सिंह जो है रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर बी। किस मुगल शासक ने समय में, यहाँ पे देखिए के होगा, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? तो देखिए, अकबर के समय में सबसे ज्यादा बिहार में विद्रोह हुए थे। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी या फिर पुराना कौन है? हाजीपुर की जामा मस्जिद बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर ए। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? तो कुल मिलाकर राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने में 1 करोड़ रुपये खर्च हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल कब था, कितना तक था? 1702 से 1712 तक। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों यानी कि प्रमंडलों की संख्या कितनी थी? किसके शासनकाल में? औरंगजेब के समय में। कुल मिलाकर 8 सरकारें थी बिहार में। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश यानी कि छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई? तो ये आपका जहांगीर के समय में जो है छोटा नागपुर की विजय कंप्लीट हुआ था। छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा गुरु नानक और गुरु तेग बहादुर और साथ ही गुरु गोविंद सिंह जो है ये सभी जो है बिहार से घनिष्ठ संबंध रखे थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा 1, 3 एवं 4। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण समाप्त हो गया था? तो ये फर्रुखसियर था। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? ईरानी यात्री क्या नाम था इनका? मोहम्मद सादिक। ये जो है जहांगीर के समय में बिहार आया था। ऑप्शन नंबर बी। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो ये होगा आपका अकबर। ध्यान रखिएगा, ये मोहम्मद सादिक जो है जहांगीर के समय में आया था और अब्दुल लतीफ ये अकबर के समय में बिहार की यात्रा की थी। अगला देखिए, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। अगला देखिए, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? यह होगा आपका राजकुमार परवेज को। ऑप्शन नंबर बी। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? राजकुमार अजीम को यह आपका औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार बनाया था। ऑप्शन नंबर डी। पटना को अजीमाबाद किसने नाम दिया? पटना को अजीमाबाद के नाम से राजकुमार अजीम ने पुकारा था। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था उसका क्या नाम था? फर्रुखसियर था। ऑप्शन नंबर डी। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो ये फर्रुखसियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल शासक काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो ये होगा आपका बहादुर शाह प्रथम।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 32 नंबर के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। मुगल प्रांत बनने के बाद बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो मुगल प्रांत बनने के बाद बिहार का गवर्नर जो है मिर्जा अजीज कोकल ताश बना था, ऑप्शन नंबर बी। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर कौन रहा था? इनमें से सभी रहा था, शुजात खान, सईद खान और मुकर्रब खान, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? शाह आलम द्वितीय का हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो ये होगा आपका मुगल कालीन में बिहार का व्यापार जो है एशिया, अफ्रीका और यूरोप से होता था, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इनमें से कौन है? तो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा जो है बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? इब्राहिम खान काकर ने बनवाया था। और इब्राहिम खान जो है ये आपका मनेर में शाह दौलत का मकबरा बनाया था और इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खान काकर द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में इनमें से क्या सही है? तो यहाँ पे इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, सही है, और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ए और बी दोनों। और शाह दौलत का मकबरा के निर्माण 1617 में हुआ था और यह बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40, 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया गया था? तो देखिए 1556 से 57 के बीच जो है मुगल शासक अकबर ने यह आपको हरि सिंह को पुरस्कार में मिथिला का राज्य दिया था, ऑप्शन नंबर बी। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाइस्ता खान था, ऑप्शन नंबर डी। अकबर ने बंगाल तथा बिहार के मुगल साम्राज्य में मिलाया था कब? अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था? तो ये होगा आपका 1576 ईस्वी में। और अकबर ने बंगाल और बिहार को 1575 से 76 ईस्वी में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो ये होगा आपका 1733 ईस्वी में। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा कौन था? तो बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा जो है शहजादा परवेज था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अब देखिए बिहार का आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्न। बंगाल के नवाब और बिहार से संबंधित क्वेश्चन है कि नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल कब से कब थी? तो ये हो जाएगा आपका 1734 से 1740 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। अली वर्दी खान ने बंगाल की गद्दी पर कब अधिकार किया था? बंगाल की गद्दी पर यानी कि अली वर्दी खान कब बैठा था? 1740 ईस्वी में। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की थी? तो यह था आपका मीर कासिम, ऑप्शन नंबर डी। 1748 में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुई थी? तो 1748 में हैबत जंग की हत्या हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में हुआ था इसकी हत्या, ठीक ना। अगला देखिए 1748 में अली वर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे हराया था? तो अफगानों को हराया था, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? तो ये होगा आपका राजा राम नारायण, ऑप्शन नंबर डी। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सुजाउद्दीन को सूबेदारी प्रदान की थी बिहार की, ऑप्शन नंबर ए। अली वर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? अली वर्दी खान ने अफगानों को जो है पटना के युद्ध में पराजित किया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार में कहां अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? तो ये होगा आपका फतुहा के समीप, पटना में है। बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो ये होगा आपका जैनुद्दीन हैबत जंग की जो हत्या अफगानों द्वारा की गई थी और 1748 में इसका हत्या हुआ था। अब देखिए बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन। बिहार में डेन व्यापारियों ने कहां व्यापारिक कोठी खोला था? तो ये होगा आपका पटना सिटी, ऑप्शन नंबर डी नेपाली कोठी, ठीक ना। बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया था? 1734 में, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के यूरोपीय कंपनियों क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? तो ये होगा आपका अनाज, सोरा, वस्त्र, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री इनमें से क्या थी? तो अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री जो है अनाज, सोरा और अफीम थी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? तो यह होगा आपका जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो यह है आपका शाहजहां के समय में अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी आया था बिहार, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः कहां पर थी? तो यह होगा आपका भंडारण केंद्र, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये कहना चाह रही है यूरोपीय कंपनी द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां जो है इसका मुख्य केंद्र क्या थी? तो ये होगा आपका भंडारण केंद्र, उसके बाद व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र, ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 4। अगला देखिए 8 नंबर, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी? तो देखिए अंग्रेजों ने पटना में फैक्ट्री जो है शाहजहां के समय में स्थापित किया था। अगला देखिए बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहां अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो 1620 में बिहार में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र जो है आलमगंज, पटना में स्थापित करने का कोशिश किया था और उन्हें वास्तविक सफलता 1651 में मिली थी, यानी कि 1620 से प्रयास करते करते 31 साल के बाद जो है उन्हें सफलता मिली थी फैक्ट्री स्थापित करने में। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? तो यह होगा आपका 1664 ईस्वी में। बिहार में डच यानी कि हॉलैंड या नीदरलैंड जो अभी का है, ये फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? यानी कि डच फैक्ट्री का स्थापना जो है बिहार में कब हुआ था? 1632 में, ऑप्शन नंबर डी। और बिहार में सबसे पहले डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री स्थापित की थी। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1774 ईस्वी में की थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तो यह होगा आपका पीटर मुंडी जो है पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है। क्या नाम है इनका? पीटर मुंडी। अगला देखिए, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? तो ये होगा आपका मैनरिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी यहाँ पे, तो ये आपका अंग्रेज फैक्ट्री थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अब देखिए बिहार में अंग्रेज और अंग्रेज से संबंधित क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था? तो प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, इसके बाद बिहार का उपनवाब मीरन बना था, ऑप्शन नंबर ए। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो ये होगा आपका मीर कासिम, ऑप्शन नंबर सी। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? राल्फ फिच था, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? अली गौहर ने किया, ऑप्शन नंबर सी। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो यह होगा आपका 1760 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया? तो यह होगा आपका शाह आलम द्वितीय ने। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया? शाह आलम द्वितीय ने। और अंग्रेजों को यह अधिकार कब मिला था? 1765 ईस्वी में।
अगला देखिए, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? क्योंकि अंग्रेज के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य था इनका। किसका उद्देश्य था? मीर कासिम का। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन किस वर्ष हुआ था? 1770 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर थे। अगला देखिए, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया? 1767 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? अनाज के भंडारण के लिए जो है बिहार की राजधानी पटना में गोल घर का निर्माण किया गया था। पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये होगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी। और गोल घर का निर्माण जॉन गाइस्टिन ने कराया था। अगला देखिए, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो यहाँ पे बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में सभी सही है। यानी कि बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले गया और 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। और 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब इस प्रश्न का। अगला देखिए, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो ये था आपका चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। ऑप्शन नंबर बी। बिहार में सोरे का व्यापार एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? सोरे का व्यापार का अधिकार जो है 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफी प्रसिद्ध रहा था और यह अधिकार जो है मीर जाफर ने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब। बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किसने किया था? उपयुक्त सभी ने। यानी कि राजा रामनारायण ने, पहलवान सिंह ने और कामगार खां एवं सुंदर खान ने। और कामगार खान नरहट के जमींदार थे, पहलवान सिंह भोजपुर के और राजा सुंदर सिंह टिकारी के जमींदार थे। अगला देखिए, मीर कासिम ने कहां बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? तो मीर कासिम ने मुंगेर में, ठीक ना, मुंगेर में आज भी बंदूक का कारखाना है, तोपों का कारखाना। मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों की कारखाना जो है मुंगेर में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर सी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? वैसे तो आपको पता है 1764 में। एग्जैक्ट डेट आपसे पूछ सकता है, 22 अक्टूबर को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, बक्सर, यानी कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये होगा आपका हेक्टर मुनरो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। और बक्सर का युद्ध मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, इसके बीच शुजाउद्दौला था इनका नाम था, और अवध तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक ना। बक्सर का युद्ध जो है किनके बीच हुआ था? मीर कासिम और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। बक्सर के युद्ध में किसे जीत प्राप्त हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। और बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग इनमें से कौन लिया था? तो यह होगा आपका इकबाल अली खान और नारायण सिंह। उपयुक्त ए एवं बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी। और हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह का दमन किया था। ठीक ना। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो एलिस ने किया था। ठीक। अगला देखिए, इनमें से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो यह होगा आपका सिताब राय। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 1773 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? नवाब मीर कासिम ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दिए थे? तो ये आपका 26 लाख रुपये में दिए थे। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के राजा जो है 1765 में एक फरमान जारी किया था जिनमें कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपये में दे दिए थे। ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध
कराने में महत्वपूर्ण योगदान इनमें से किसका था? नवाब मुनिरी दौला का था। ऑप्शन नंबर ए। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी कब? 12 अगस्त 1765 को। ऑप्शन नंबर ए। 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? डायरेक्ट ध्यान रखना है कि प्रांतीय परिषद की नियुक्ति जो है बिहार में 1770 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल मिडल्टन का 3 सदस्यीय परिषद कब बना था? 1766 में। ऑप्शन नंबर ए। 1761 में बिहार का उप प्रांतपति इनमें से किसको बनाया गया था? राजवल्लभ को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी। 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नायब दीवान बनाया गया था? तो यह होगा आपका राजा सिताब राय। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है? ठीक ना, प्रश्न क्या है आपका? बिहार में एक लगान परिषद का गठन किया गया जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1770 में हुई थी। बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? तो यह आपका सर जॉन शोर को भेजा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। प्रश्न क्या है कि बिहार में अकाल जो हुआ था इसी की जांच के लिए राजस्व कर्मियों को पता लगाने के लिए और नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने बिहार भेजा था। किसको? सर जॉन शोर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा।